नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में बीए सेकेंड ईयर के होम साइंस के कुछ टॉपिक को समझ रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एक नया टॉपिक शुरू किया था जिसका नाम है उपचारात्मक पोषण या उपचारात्मक भोजन। उपचारात्मक पोषण का मतलब होता है कि डिजीज़ कंडीशन के अंदर या उस डिजीज़ के प्रभाव को कम करने के लिए, उस डिजीज़ के को रोकने के लिए या उनको सप्रेस करने के लिए किस प्रकार की डाइट होनी चाहिए, किस प्रकार का भोजन होना चाहिए और उसके अंदर वांछित परिवर्तन करके, रेगुलर जो डाइट होती है उसके अंदर वांछित परिवर्तन करके हम क्या करें कि इस प्रकार की उनको डाइट दें ताकि उनसे उनके जो डिजीज़ है उनके ऊपर कंट्रोल लाया जा सके। इसको अपन जो उपचारात्मक पोषण कहते हैं। अब इस उपचारात्मक पोषण के अंदर आज हम एक टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम होता है मधुमेह में आहार। मतलब डायबिटीज़ जो होती हैं उस डायबिटीज़ के अंदर हम किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करते हैं ताकि उस डायबिटीज़ से निजात पा सकें या इस डायबिटीज़ के ऊपर नियंत्रण रखा जा सके, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो पहली बात तो डायबिटीज़ होता क्या है। नाम आपने सबने सुन रखा होगा। लगभग पूरे भारत के अंदर 30 लाख से अधिक लोग आज डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। भारत ही नहीं, विश्व भर के अंदर ये जो रोग है वो व्यापक रूप से फैला हुआ है। अब ये फैल रहा है, ये किन कारणों से फैल रहा है उनका अभी तक कोई भी रिसर्च नहीं हुई है ताकि उनके जो रीज़न है, पॉइजन है, ऑर्गेनिज्म है या कोई कुछ भी है उनको लगाया जा सके। परंतु इसके अंदर होता क्या है, प्रोसेस का उनको पता लग चुका है। तो अगर एक बार ये डिजीज़ हो गया है तो वापस ठीक नहीं होता है तुरंत, अगर क्योंकि ये कंटिन्यू चलने वाला डिजीज है, ये जीवन पर्यंत साथ में चलने वाला है। अगर इनके ऊपर कंट्रोल नहीं लिया जा सकता है तो ये मृत्यु का कारण भी बन सकता है। तो ये मधुमेह होता क्या है कि शरीर में इंसुलिन हार्मोन के उत्पादन में कमी से उत्पन्न रोग मधुमेह कहलाता है। देखिए, आप भोजन ग्रहण करते हो, आप मिठाई खाते हो, आप रोटी खाते हो, उस रोटी का फाइनली ग्लूकोज के अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज भी क्या है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो फाइनली ग्लूकोज के अंदर टूटता है और यह ग्लूकोज जो होता है अगर ज़्यादा मात्रा में है तो ये ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। परंतु अगर सफिशिएंट मात्रा में है तो ये जो ग्लूकोज है ये अपने ब्लड के थ्रू अलग अलग सेल्स तक जाता है और वहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा या फिर क्रेब्स साइकिल के द्वारा या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन के द्वारा क्या करता है, वहाँ पर एटीपी का निर्माण करता है और उन्हीं एटीपी का जो उपयोग है एज ए एनर्जी के रूप में हमारी कोशिकाएं मेटाबॉलिज्म रिएक्शन के अंदर करती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि यहाँ पर उस इंसुलिन का जो कार्बोहाइड्रेट है उनको मेटाबॉलिक या फिर ब्लड से वापस सेल्स तक पहुंचाने का जो काम है वो करता है इंसुलिन हार्मोन। तो यहाँ पर क्या होता है कि ब्लड ग्लूकोज को कंट्रोल करने का काम ये कौन करता है, ये इंसुलिन करता है। फॉर एग्जांपल ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है तो क्या होता है, इंसुलिन होता है और ये इंसुलिन अपने पैनक्रियाज में पाया जाता है, इसको अग्नाशय बोलते हैं। पैनक्रिया से सीक्रेट किया जाता है और ये जो होता है वो ग्लूकोज को आगे ग्लाइकोजन के अंदर तोड़ने का काम करता है, ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। मतलब आपके ब्लड के अंदर जैसे ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा तो ये पैनक्रिया जो होगा वो क्या होगा, इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करेगा और ये इंसुलिन हार्मोन सीधा क्या करेगा, इन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट कर लेगा। ठीक है, जैसे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी बॉडी, ये ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनेगा और वापस एनर्जी जो सेल्स है उनको प्रोवाइड करने का काम करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे देखिए
अगर इंसुलिन हार्मोन ना हो, ब्लड के अंदर इंसुलिन हार्मोन ना हो, तो यहाँ पर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी तो ग्लूकोज का जो है सेल्स तक नहीं पहुंचेगा। ग्लूकोज का जो जिसको बोलते हैं अपटेक होना, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है, वो सेल्स के द्वारा नहीं होता है, जिसके कारण ये जो ग्लूकोज होता है अपनी यूरिन के थ्रू बाहर की ओर निकल जाता है, और जब बाहर की ओर निकल जाता है तो इन ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट एक्चुअली अपने में बॉडी में थी, परंतु बॉडी तक पहुंचाने का कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि यहाँ पर एक हार्मोन की कमी है, उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन, जो पैंक्रियाज से रिलीज होता है, और उसकी क्या हो गई है? कमी। ऐसे कंडीशन के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज की मात्रा है वो बढ़ जाती है, और शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। ठीक है, मतलब कोशिकाओं के अंदर जो ऑक्सीकरण के लिए जो ग्लूकोज की मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं बन पाती है, और इस प्रकार से जो रोग होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? मधुमेह बोलते हैं या डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है इससे डायबिटीज के, क्योंकि इसके अंदर इंसुलिन हार्मोन की क्या आ जाती है? कमी। अब क्या होता है, किन वजह से हो सकता है? देखिए, फॉर एग्जाम्पल आप भोजन खा रहे हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, उसके अंदर ग्लूकोज युक्त तो आपके डेली रूटीन के अंदर ग्लूकोज वाले जो कार्बोज वाले जो जिसको बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट युक्त जो भोजन होते हैं उनको ज़्यादा ग्रहण करते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ेगा, ग्लूकोज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर जो इंसुलिन है उनकी मात्रा ज़्यादा चाहिए, इंसुलिन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, तो इंसुलिन को कौन सीक्रेट करता है? पैनक्रियाज करेगा। पैनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होती है, पैनक्रियाज के अंदर जो सेल्स होती है वो क्या करेगी? इनका सीक्रेशन करेगी। अब इस पैनक्रियाज के अंदर क्या बढ़ेगा? अभी इनके लोड बढ़ेगा, क्योंकि कंटिन्यू क्या होता है यहाँ पर, हाँ सॉरी, यहाँ पर पैनक्रियाज के अंदर लैंगरहैंस के जो द्वीप कोशिकाएं होती हैं वो क्या करता है? इनका सीक्रेशन करती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पैनक्रियाज के अंदर लैंगरहैंस द्वीप की जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर लोड बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लूकोज की मात्रा या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ रही है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ेगी तो इंसुलिन को ज़्यादा मात्रा में चाहिए, तो यहाँ पर अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे उन कोशिकाओं को क्या होने लगता है? लॉस होने लगता है, ज़्यादा तेजी से कार्य करती है, जिससे उन कोशिकाएं कमज़ोर हो जाती है, और धीरे धीरे इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जैसे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा तो आपको या उस व्यक्ति को क्या हो जाएगा? डायबिटीज रोग हो जाएगा। ये किन कारणों से हो सकता है? पहला हो सकता है वंशानुगत। अगर मदर या फादर इन दोनों में से किसी को अगर मधुमेह है, डायबिटीज है, तो उनके बेटे के होने की संभावना बनी रहती है। अगर बेटे को नहीं होगा तो बेटा कम से कम या तो डिजीज होगा या फिर कम से कम क्या होगा? वाहक होगा। दूसरी क्या है? आयु। आयु जैसे जैसे बढ़ती है, 40-50 के बाद के अंदर जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उस आयु के साथ साथ में भी मधुमेह के जो है वो होने की संभावना बनी रहती है। हालांकि स्पेसिफिक नहीं है कि छोटों को नहीं होता, पर अधिकतम केसेस के अंदर ये बड़ों को होता है। मोटापा क्या होता है? बॉडी के अंदर मोटापा बढ़ जाए तो मोटापा बढ़ जाता है तो क्या होता है? फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है। अब फैट का डिपोजिशन ज़्यादा होता है जिसके कारण जो कार्बोहाइड्रेट होता है उनका मेटाबॉलिज्म सही तरीके से नहीं होता तो ब्लड के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण इंसुलिन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी के अंदर जो पोषण लिया जाता है 3 फॉर्म के अंदर, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। प्राइमरी लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट से, उसके बाद में प्रोटीन से, उसके बाद में वसा में। तो यहाँ पर वसा का डिपोजिशन ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म रुक जाता है, जिसके कारण कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसके कारण इंसुलिन भी बढ़ेगा और धीरे धीरे इंसुलिन के वापस में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसके बाद में डायबिटीज हो सकता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि डायबिटीज केवल एक विशिष्ट लिंग के, मतलब यहाँ बात करें मेल फीमेल की बात कर रहे हैं तो सामान्यतः महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ये ज़्यादा होता है, परंतु दोनों को होता है पर ज़्यादा पुरुषों को होता है। मानसिक तनाव, तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि लगातार आप टेंशन में हैं, ठीक है, और टेंशन के कारण आप में क्या हो सकता है कि आपकी रूटीन बिगड़ सकती है, और रूटीन बिगड़ेगी तो क्या हो जाएगा? डायबिटीज हो सकता है। दूसरा होता है मधुमेह में मेटाबॉलिज्म। देखिए कार्बोहाइड्रेट का, अगर डायबिटीज कंडीशन है तो डायबिटीज कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा? यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकोजन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। ऐसे कंडीशन के अंदर
शरीर के अंदर क्या आ जाएगी, एनर्जी की कमी हो जाएगी, क्योंकि लगातार यूरिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट वो बाहर की ओर रिलीज होता जाएगा। ऐसे कंडीशन के अंदर कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन है वो उनका जो सीक्रेशन है वो नहीं होता है। दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पर मैंने बताया कि अपने बॉडी के अंदर भोजन के अल्टीमेट 3 सोर्स हैं। एक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है फैट यानी वसा, और तीसरा होता है इसको अपन बोलते हैं प्रोटीन। तो प्राइमरी रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये अपने अंदर जो प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स के रूप में फंक्शन करता है। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं है तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर फैट का जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है वो शुरू हो जाएगी। अगर यहाँ पर एनर्जी हो कार्बोहाइड्रेट से नहीं लेगा तो कैसे लेगा, फैट से लेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पर जो फैट होता है वो बहुत सारे ऐसे विषाक्त जो टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एसीटेट होता है, एसीटोएसीटेट होता है। तो ये क्या करते हैं, ये इनका जो अपटेक है, इनका जो जिसको बोलते हैं उत्सर्जन है, एक्सक्रीशन है, वो अपनी किडनी के द्वारा नहीं हो पाता है। और उनके द्वारा एक्सक्रीशन नहीं होता तो क्या होता है कि ये ब्लड में जाते हैं, और ब्लड के अंदर ये बहुत ही विषाक्त होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, जो हमारी कई तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उनको क्या कर सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। तीसरा होता है प्रोटीन। तो अगर यहाँ पर फैट के बाद में प्रोटीन, तो अगर यहाँ से नहीं मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट से भोजन, तो ये क्या करेगा, प्रोटीन और फैट से पोषण प्राप्त करेगा। और ये जो प्रोटीन होता है ये क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो यहाँ पर प्रोटीन और एमिनो एसिड के अंदर टूटेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमिनो एसिड के अपटेक बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे एसेंशियल एमिनो एसिड जो अपनी बॉडी के अंदर होता है उनसे क्या हो जाएगी, कमाई। और एसेंशियल एमिनो एसिड की कमी हो जाने पर विभिन्न तरह की डिजीज हो सकते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, प्रकार की बात करेंगे। एक होता है जुवेनाइल डायबिटीज और दूसरा होता है एडल्ट। इसका मतलब जो बच्चों के अंदर होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, जुवेनाइल, और अगर एडल्ट के अंदर होता है उसको क्या बोलेंगे, वयस्क में होगा उसको क्या बोलेंगे, एडल्ट डायबिटीज। लक्षण क्या होता है, पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब बार बार आपको पेशाब लगना, है ना, लगातार मूत्र त्याग करने की अगर आपकी प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब ये लक्षण किसका है, डायबिटीज है। पॉलीफेजिया, कंटिन्यू भूख लगना। भूख क्यों लगती है, क्योंकि कोशिकाओं को अगर भोजन नहीं मिलता है, कोशिकाओं को भोजन किस फॉर्म में मिलेगा, ग्लूकोज के फॉर्म में। ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर रहा है। अब इंसुलिन हार्मोन काम नहीं कर रहा है तो ग्लूकोज का अपटेक नहीं होगा, ये ग्लूकोज सेल्स तक नहीं जाएगा, वहां पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस संपन्न नहीं होगी। ऐसे कंडीशन के अंदर उन कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलेगा। जब कोशिकाओं को पोषण नहीं मिलेगा तो बाहर क्या सिग्नल लेगा कि क्या है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज की मात्रा की कमी है, तो आपको लगातार क्या लगेगी, भूख लगेगी और ज्यादा खाना आप खाएंगे। ये कौन सी कंडीशन होगी, पॉलीफेजिया। तीसरी होती है पॉलीडिप्सिया। इसके अंदर क्या होता है कि लगातार आपको प्यास लगती है, क्योंकि इससे क्या होता है, डिहाइड्रेशन की प्रोसेस हो सकती है नेक्स्ट, क्योंकि लगातार पेशाब जो मूत्र विसर्जन की प्रोसेस होगी तो उससे क्या होगा कि पानी की बॉडी के अंदर क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, एनर्जी कम होगी तो बेशक बात है इसके अंदर क्या आ जाएगी, थकान भी आएगी। और इसके अलावा जो WBC है वो काम नहीं कर पाती इसके अंदर। ठीक है, RBC काम नहीं कर पाती है, प्लेटलेट्स काम नहीं कर पाती है, इसके कारण क्या होता है, घाव देरी से भरता है। ठीक है, थ्रोम्बिन जो आपने पढ़ा था, ठीक है, तो वो काम नहीं करता, इससे घाव क्या होता है, देरी से भरता है। ठीक है, रेटिनाइटिस, इसका मतलब आपको देखने की जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, लक्षण। अब इनको ठीक कैसे किया जा सकता है, ठीक करने के कई तरीके हैं। इंसुलिन के इंजेक्शन लो, दवाइयाँ लो, रूटीन ठीक करो, व्यायाम करो, ठीक है, प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो। इसके अलावा एक और है, आपकी जो डाइट है उनको सुधारा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कौन कौन सी डाइट कितनी मात्रा के अंदर लेनी चाहिए उसकी टेबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुख्य डाइट के अंदर क्या आता है, कैलोरी, कार्बोज, प्रोटीन और वसा। तो यहाँ पर 3 टाइप के लोग होते हैं, वजन के हिसाब से इनको डाइट दी जाती है। जिनका वजन क्या है, अत्यधिक, ज्यादा है, सामान्य और कम वजन है। इन तीनों कंडीशन के अंदर कौन कौन सा भोजन कितनी मात्रा के अंदर देना चाहिए वो यहाँ पर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर अत्यधिक वजन वाला कोई व्यक्ति है और उसके अंदर भी कौन सा है, नॉन वेजिटेरियन है। ठीक है, नॉन वेजिटेरियन है तो उनको कैलोरी है वो 1400 किलो कैलोरी पर डे उनको क्या देना चाहिए, भोजन देना चाहिए। उसी प्रकार वेजिटेरियन है उसको भी इतना ही देना चाहिए।
अगर नॉर्मल वेट वाला है उनको कितना लेना चाहिए, 1700 वाला, ठीक है। जिसका वजन ज्यादा है उतना ही कैलोरी उसको क्या देना है, कम देना है। तो यहाँ पर सामान्य वजन है तो यहाँ पर क्या हो गया है, कैलोरी बढ़ गई, कितनी है 1700 कैलोरी। और अगर कम वजन है तो इसको कितनी देनी है, 2400 किलो कैलोरी। यहाँ पर 2400 कैलोरी जो है इनको क्या देना है, भोजन देना है। कार्बोज की मात्रा ग्राम के अंदर बात करें तो अगर कोई क्या है अत्यधिक मोटा व्यक्ति है और कैसा है नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ पर डाइट के अंदर है ना, पर डे की बात कर रहा हूँ मैं, 165 ग्राम देना चाहिए। वेजिटेरियन है तो उसको 220 ग्राम देना चाहिए। अगर नॉर्मल वेट है और उसके अंदर भी कौन सा नॉन वेजिटेरियन है तो यहाँ पर 180 ग्राम जो कार्बोज है उसकी मात्रा देनी चाहिए। और वेजिटेरियन है तो उसको 220 देनी चाहिए, ठीक है। कम वजन वाला है तो उसको 290 नॉन वेजिटेरियन के लिए और वेजिटेरियन के लिए 340 देनी चाहिए। प्रोटीन है तो प्रोटीन की मात्रा सामान्यतः क्या होती है, नॉन वेजिटेरियन होता है उनके अंदर ज्यादा होती है, वेजिटेरियन के अंदर कम देनी चाहिए। नॉन वेजिटेरियन अगर नॉर्मल वेट का है तो प्रोटीन की मात्रा उसको 80 ग्राम देनी चाहिए, वेजिटेरियन है तो उसको 65 ग्राम देनी चाहिए। उसके अलावा अगर कम वजन वाला व्यक्ति है तो उनको, अगर नॉन वेजिटेरियन है उसको 100 ग्राम देनी चाहिए और अगर वेजिटेरियन है तो उसको 90 ग्राम इसको देनी चाहिए। उसी प्रकार फैट का भी है, फैट अगर अत्यधिक वजन वाला व्यक्ति है और नॉन वेजिटेरियन है उसको 45 ग्राम देनी चाहिए, वेजिटेरियन है तो 30 ग्राम देनी चाहिए। उसी प्रकार अगर नॉर्मल वेट वाला है और नॉन वेजिटेरियन है तो उसको 60 ग्राम है वो फैट देना चाहिए, वेजिटेरियन है तो उसको 50 ग्राम देना चाहिए फैट। और अगर कम वजन वाला है, ठीक है, लो वेट वाला है तो यहाँ पर 90 ग्राम है वो फैट देना चाहिए अगर नॉन वेजिटेरियन है, और वेजिटेरियन है तो 70 ग्राम उनको फैट की मात्रा डेली पर डे इनकी जो रूटीन होती है उनके अंदर देना आवश्यक होता है। तो इस प्रकार के शेड्यूल को फॉलो करके इस डायबिटीज के दुष्प्रभाव होते हैं उनको कम किया जा सकता है। तो आज की क्लास में इतना ही, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। थैंक यू।